Hello students, ME 203 Engineering Materials Unit 1 Part 4। अभी तक हमने देखा था सबसे पहला पार्ट था मटेरियल का इंट्रोडक्शन, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। प्रॉपर्टी के आपने दो अलग अलग वीडियोज़ हैं जिसमें आप देखते हैं सुनते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, फिज़िकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, केमिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसके दो पार्ट थे। अब लास्ट पार्ट है मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन एक, अगर आप इसको देखेंगे तो बड़ा जर्नल वाइड वो है। किस तरीके से, जैसे आपसे ये कहा जाए कि आपको एग्जांपल लेते हैं पहले रफ सा, कि एक कॉलेज के लिए चौक बनानी है, कोई कंपनी है जिसमें आपको कि ये कहा जा रहा है चौक बनानी है आपको। अब चौक बनाने के लिए आपको बस ऑर्डर दे दिया चौक बनानी है, या आपको कह दिया डस्टर बनाना है, चौक एंड डस्टर का सेट बनाना है, तो अब आप क्या एकदम स्टार्ट हो जाओगे लकड़ी लेके या स्पंज लेके? क्या आपके मन में सबसे पहले प्रश्न क्या क्या आएंगे बताइए? ये आएगा चौक किस साइज का बनाना है, डायमेंशन मांगेंगे आप। फिर आप ये भी मांगेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई, चलिए सेट हो गई, बस अब आप स्टार्ट कर देंगे बनाना? नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सा पाउडर कम में आएगा, उसका ग्रेन साइज क्या होगा, वो चौक हार्ड बनेगी या सॉफ्ट बनानी है, या बिल्कुल झड़नी नहीं चाहिए, कौन से बोर्ड पे काम आएगी, सीमेंट बोर्ड पे काम आएगी या किसी वॉल पे काम आएगी। उसके हिसाब से आपसे कोई पूछेगा भाई क्यों पूछ रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे पूछना पड़ेगा। अगर बहुत बारिश या नमी का एरिया है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी अलग होगी, चौक नमी एब्जॉर्व कर लेगी। बहुत ड्राई एरिया है तो चौक जल्दी क्रैक होगा, जल्दी पाउडर गिरेगा, पाउडर उड़ेगा। कई जगह डिमांड हो सकती है पाउडर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आपको एक चौक बनाने के लिए कितने सारे फैक्टर सोचने पड़े। अगर डस्टर का ऑर्डर दे दिया तो फिर आप सोचोगे, आप पूछोगे स्पंज का चाहिए या वूल का चाहिए या क्लॉथ का चाहिए, हैंडल किसका चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए, वुड का चाहिए, वुड में भी कौन सा वुड चाहिए, अब महंगा वाला लगाना है या सिंपल आम की लकड़ी या बबूल की लकड़ी या उसका लगाना है। तो आ गए क्वेश्चन बहुत सारे। इसी तरीके से किसी भी प्लांट में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल सिलेक्शन बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके, जिसको हम अभी आगे देखते हैं। इसको आइडेंटिफाइंग द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, सबसे पहले डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट को ढूंढना कि हमारा क्या रिक्वायरमेंट क्या है। आइडेंटिफाई द मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई कैंडिडेट मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल उसमें काम आएंगे, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है एक ही मटेरियल हो, बहुत तरह के मटेरियल हो सकते हैं, ऑल्टरनेट मटेरियल काम में आ सकते हैं। एवेल्यूएट कैंडिडेट मटेरियल्स, उनको एवेल्यूएट करना एंड देन सेलेक्ट, फिर उनको सेलेक्ट करना। उनकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या उनकी नीड है, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, साइज शेप और मास रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें आ गई मटेरियल सिलेक्शन में। अब इनको अपन आगे भी देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट क्या है, उस सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कितना टाइम तक सस्टेन रखना है उसको, जो कि कॉस्ट पे जाएगा, उसी हिसाब से उसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी। कॉस्ट रिक्वायरमेंट, द कॉस्ट टू फॉर्म ए कंपोनेंट और जॉइंट और परचेज ए कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल दैट कंप्राइज ए कंपोनेंट और जॉइंट। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर्म ए कंपोनेंट और जॉइंट। कोई भी कंपोनेंट बनाना है या जॉइंट बनाना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि हमको कितना महंगा या सस्ता पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली कॉस्ट रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कहते हैं ना कि जितना शक्कर डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी। तो जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा चीज़ उतनी अच्छी होगी। तो चूँकि मार्केट में सब तरह के कस्टमर हैं तो आपको पूछना पड़ता है, एक कप 2 रुपये का भी आता है, एक 5 रुपये का भी आता है और 500 रुपये का भी आता है। तो कप तो कप ही है, उसी हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन होगा कि कौन से जोन में जाएगा। वेदर ए कंपोनेंट इज कस्टम मेड और परचेज ऑफ द सेल्फ सप्लायर, कहीं से खरीदा गया हो, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट बीइंग परचेज्ड एंड क्वालिटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मटेरियल और कंपोनेंट। ये सब चीज़ें कॉस्ट रिक्वायरमेंट के टॉपिक में इसलिए आ रही है कि कोई भी क्वालिटी की प्रॉब्लम जो उस मटेरियल से रिलेटेड हो, कोई भी जो मटेरियल परचेज किया गया हो डायरेक्ट सप्लाई से या किसी भी अलग सप्लायर से। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोसेसेस दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड ए प्रोडक्ट विल रेस्ट्रिक्ट द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोनेंट्स
बिकॉज द मटेरियल मस्ट बी कंपेटेबल विद द प्रोसेसेस एंड अदर मटेरियल्स यूज टू मेक द प्रोडक्ट। इसका एक शॉर्ट मीनिंग क्या है इसका, कि कोई भी मटेरियल लिया वो हमारे यहाँ प्रोसेसेबल भी होना चाहिए। आपने मटेरियल बहुत हार्ड ले लिया या बहुत सॉफ्ट ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। तो ये भी उस प्लांट की रिक्वायरमेंट वो हो गई कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर लिया कि डस्टर बनाना है, आपको बाद में पता पड़ा कि वुड तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है प्रोसेस, हमारे तो प्लास्टिक के स्टील के होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपोनेंट्स टू बी जॉइंट यूजिंग ए स्पेसिफिक वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्जरिंग प्रोसेस मस्ट बी मेड ऑफ मटेरियल्स दैट एनेबल गुड जॉइंट्स टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द स्पेसिफिक जॉइनिंग प्रोसेस। अब आपके यहाँ पर वो पर्टिकुलर टाइप का ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या वेल्डिंग प्रोसेस है या नहीं, किस टाइप का मटेरियल काम में लें। कई मटेरियल ऐसे होते हैं उनमें वेल्डिंग नहीं होती, कई मटेरियल ऐसे होते हैं उनमें ब्रेजिंग नहीं होती। तो आपको मटेरियल सिलेक्शन में ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि उस पार्ट में अगर ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें ऐसे मटेरियल काम आ रहे हैं जिनको वेल्ड करना पड़ेगा या ब्रेज करना पड़ेगा, और वो फैसिलिटी हमारे यहाँ है नहीं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट हो गया। Restricting the manufacturing process to only familiar ones will restrict the option of material that can be used to form a component or joint, since many manufacturing processes are limited to processing certain materials। अब जैसे ही ये आपको पता पड़ा कि ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता, तो अब क्या हुआ, एक छटनी तो आपको यही करनी पड़ेगी कि ये मटेरियल तो हम यूज ही नहीं कर सकते, चाहे सस्ते हो चाहे महंगे हो। तो एक सेक्शन अलग ही हट गया। कॉस्ट तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का वो प्रोसीजर हमारे यहाँ नहीं है, तो एक सेक्शन मटेरियल का वैसे ही चूज़ करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ किस किस तरह के मटेरियल प्रोसेस होते हैं। इन सम रिस्पेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स आर एक्सेप्टेबल एंड मैनी इन फैक्ट बी डिजायरेबल, सिंस द यूज ऑफ फेमिलियर प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स रिड्यूसेस द रिस्क एसोसिएटेड विद ए चेंज और न्यू प्रोडक्ट। अब ये हम इतना क्यों सोच रहे हैं, ये इसलिए सोच रहे हैं कि मान लीजिए आपने जैसे तैसे करके एक ऑर्डर पूरा कर लिया, लेकिन कल को उस प्रोडक्ट में चेंज हुआ, कोई डिज़ाइन में चेंज हुआ, तो क्या आप उतने आसानी से दोबारा उसको कर पाएंगे? वो आपको सस्ता पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट के साथ में मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होना उतनी ही ज़रूरी है जितना हमने कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये वो पॉइंट है जो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको मटेरियल सिलेक्शन में काम आते हैं। देयर आर इंडस्ट्री, आपकी जो बुक पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है ये टॉपिक नहीं मिले। उसमें क्या होगा, लोकेशन पास में है या नहीं, मटेरियल इजीली है नहीं, मटेरियल सिलेक्शन के लिए वो लेबर पर्टिकुलर है या नहीं, ऑपरेटर अवेलेबल है या नहीं, ये जनरल है। लेकिन ये वो पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जिसमें आपको ये एज ए इंजीनियर आपको एनालाइज करना होता है। देयर आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कंसर्न विद द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स एंड जॉइंट्स। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने जैसे अपन ने पहले ISO पढ़ा था या आगे पढ़ेंगे आप, ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने। उसी तरीके से इन सम केसेज ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड विल डिस्कस कंपोनेंट एंड जॉइंट रिक्वायरमेंट। फॉर कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स द स्टैंडर्ड्स डिस्कस, यानी पर्टिकुलर जॉइंट के आप कंपोनेंट बनाने के लिए उसके स्टैंडर्ड हो सकता है सेपरेट हो, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग हो, तो वो सब चीज़ें पहले से डिस्कस होती है। साइज एंड शेप ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए क्या साइज एंड शेप रहेगा। मटेरियल दैट कैन एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। टेस्ट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक ए कंपोनेंट, यानी उसके लिए मटेरियल कौन सा स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाना है, कौन सा साइज शेप रहेगा, कौन से उसके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे ताकि उस मटेरियल को ये चेक किया जा सके कि वो पर्टिकुलर मटेरियल उस कंपोनेंट के लिए फुलफ़िल करता है यानी ऑल स्टैंडर्ड्स को। गवर्नमेंट regulations regarding the material used in product are typically related to requirements on the material from which components and joints can be and cannot be made, can be or cannot be made। अब गवर्नमेंट उस सेक्शन में, जैसे आपने देखा होगा कई जगह ऐसी GIDC अपन बोलते हैं ना, अपना गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर होते हैं, GIDC सब जगह होता है। तो कई जगह GIDC कैसे हैं, उनका नाम है इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट GIDC, यानी उस इंडस्ट्रियल एरिया में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें बनेंगी, जहाँ पर धुआं होता है वो नहीं बनेगा। कई इंडस्ट्रियल एस्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे हैवी मेटल्स का होता है, कई ऐसे होती हैं जहाँ पर केवल क्लॉथ के लिए परमिशन होती है। तो इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि हम पर्टिकुलर ऑर्डर को ले रहे हैं या कंपोनेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं, तो वो परमिशंस गवर्नमेंट की है या नहीं।
Requirements address that material that can or cannot be used in a component or joint and the expected quality and reliability of the material for a specific application. एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन सेट ऑफ रेगुलेशंस, हर कंट्री के अपने अपने सेट रेगुलेशंस होते हैं। आपको सब मटेरियल के स्पेसिफिकेशन देखने पड़ेंगे कि वो उस पर रिलायबल हैं या नहीं और फिट होते हैं या नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट, अब आपका एक अपना अधिकार होता है, एक तरह का पेटेंट होता है। देयर आर मेनी पेटेंट्स रिगार्डिंग द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स और जॉइंट्स। आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं हम जो बना रहे हैं उसका पेटेंट किसी और के पास में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने चीज़ बना दी, बाद में आप पे केस हो गया कि ये तो हमारा राइट था। तो जब कोई बड़ी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो पहले उस शेप और साइज़ या उस कंपोनेंट का पूरा रिसर्च करते हैं कि ये किसी और के द्वारा तो नहीं बनाया जा रहा है। जो आदमी हमारे पास में या जो कंपनी लेके आती है हमको ये प्रोडक्ट बना के दो, ये ऐसा तो नहीं हमसे नकल करवा के बनवाना चाह रही है। If a patent is found that applicable to the component or joint being selected or designed, then the design team has to decide whether to license the patent or engineer the component or joint order to avoid conflict with the patent. उससे अगर आपका वो पेटेंट है पहले से तो आपको डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा या उस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि किसी तरह का कन्फ्लिक्ट बाद में नहीं हो। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आइटम सस्ता भी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, रिक्वायरमेंट भी है, मशीनें भी हैं, मटेरियल भी है, सब कुछ है, गवर्नमेंट ने भी सैंक्शन कर दिया, लेकिन वो पता है किसी और का पेटेंट था, तो सब कुछ बेकार हो गया। सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, these requirements restrict the materials that can be used in components and joints to material that can be reused or recycled. ये वो रिक्वायरमेंट है जिसमें मटेरियल या कंपोनेंट या जॉइंट जो हम बना रहे हैं वो ये देखा जाएगा कि ये रीयूज़ या रिसाइकिल भी हो सकता है या नहीं। The sustainability requirements for a product become the sustainability requirements for its components and joint. अगर कोई प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसके जो कंपोनेंट और जॉइंट्स हैं वो रिसाइकिलेबल हों या रीयूजेबल हों या सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट उनकी, जो अपन सस्टेनेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कि वो कितने टाइम सस्टेन रह सकते हैं। द रिक्वायरमेंट माइट also restrict the manufacturing processes that can be used to form components and joints to process that do not harm the environment and do not use chemicals and materials that are manufactured using environmentally unfriendly process. अब यहाँ पर आपने उसमें देखा रिसाइकिल या रीयूज्ड, यानी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। अगर वो नष्ट ही नहीं होता तो उसको आप रिसाइकिल करके दोबारा बना सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं पर ये चेक करना पड़ेगा नुकसान तो नहीं पहुंचाती वातावरण को, उनमें से केमिकल्स या मटेरियल तो नहीं है जो बनाते समय भी नुकसान पहुंचाएं और कंप्लीट उनकी लाइफ होने के बाद वो नुकसान पहुंचाएं। तो ये रिक्वायरमेंट भी आपको चेक करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट दैट द कंपोनेंट और जॉइंट मस्ट हैव टू फंक्शन एज रिक्वायर्ड। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपने जैसा वो पार्ट बनाया है वो उस परफॉर्मेंस को पूरी करता है या नहीं। एट्रीब्यूट्स कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मल, ऑप्टिकल, फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़। यानी ये जो अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये बिहेवियर दिखाएगा, थर्मल में इतना दिखाएगा, ऑप्टिकल में ये दिखाएगा, फिजिकल ऐसा है, केमिकल में इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। तो जो भी हमने एट्रीब्यूट सेट किए हैं, जो भी मानक सेट किए हैं वो खरे उतरते हैं या नहीं उस परफॉर्मेंस में। देन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, रिलायबिलिटी कोई चीज़ कितनी रिलायबल है, कितनी भरोसेमंद है। रिलायबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट और जॉइंट्स रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू फंक्शन इज रिक्वायर्ड ओवर ए स्पेसिफिक यूज पीरियड व्हेन एक्सपोज टू ए स्पेसिफिक यूज कंडीशन, सेट ऑफ यूज कंडीशंस। जब धूप, बारिश, गर्मी के हिसाब से जो सोच के वो आइटम बनाया गया है लंबे समय तक एक्सपोज रहेगा तो वो उस पर खरा उतरता है या नहीं, ये भी आपको पहले चेक करना पड़ेगा। A component or joint fails once the material degrade the point where the component or joint no longer performs as, वो मटेरियल या कंपोनेंट जो है वो फेल हो जाएगा अगर वो खरे मानकों पर लंबे समय तक काम में लेने पर खरा नहीं उतरता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से चेक करनी पड़ेंगी। इसी तरह से रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द यूज कंडीशन टू विच द मटेरियल विल बी एक्सपोज्ड एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल टू द यूज कंडीशन। जो आपने मेंशन किया है कि ये करने पर ये मटेरियल ऐसा बिहेवियर करेगा या कुछ टाइम के लिए ऐसा देगा, तो वो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ यूज कंडीशंस आर एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, सॉल्ट वाटर, कोरोजन, वाइब्रेशन। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, हाई टेम्परेचर होता है, ऐसा हाई टेम्परेचर पे फेल हो गया, या जहाँ पे इसमें नमकीन पानी के कॉन्ट्रैक्ट में आया तो ये फेल हो गया।
इसमें जंग आ गया या वाइब्रेशन आने पर इस मटेरियल में ऐसा हो गया। तो ये आपको फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे पहले से कि हमारा मटेरियल या हमारा कंपोनेंट इन परिस्थितियों में भी रिलायबल रहना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। शेप साइज मास रिक्वायरमेंट क्या है? साइज शेप एंड मास रिक्वायरमेंट्स फॉर ए कंपोनेंट और जॉइंट विल हैव ए ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वो शेप साइज प्रैक्टिकल है या नहीं, हमारे यहाँ वो बन सकता है या नहीं। टाइम एंड मनी, focus and discipline. Consider the time and money associated with evaluating materials and suppliers that are found to be unsuitable. सबसे पहले टाइम और मनी ये बहुत कीमती हैं आज के समय में। सप्लाई सस्ता भी है लेकिन वो 2 महीने तक मटेरियल नहीं आ रहा तो अटका पड़ा है आपका बनने से, उसने वैसे इतना लंबा लॉस कर दिया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि टाइम और मनी दोनों साथ साथ इक्वल इम्पोर्टेंट है। इट टेक्स ए बिट ऑफ फोकस एंड डिसिप्लिन टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस बट द रिवार्ड्स ऑफ द फ्यूअर प्रॉब्लम्स एंड फास्टर इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन विल वर्थ इट। ये हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा इस सिलेक्शन में टाइम लगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़े, लेकिन लंबे समय में फिर आपको समस्याएं नहीं आएंगी। थोड़े समय के लिए आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं लेकिन बाद में फिर इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ईजी और फास्टर हो जाता है। फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड, इसका मतलब एक शॉर्ट लेते हैं कि आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखा, इट्स एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर चेक करें, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन समझे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल एट्रीब्यूट्स ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये सब चेक किए जाने चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, फटीग लिमिट, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सल स्ट्रेंथ एंड मॉड्यूल्स, डक्टिलिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रफनेस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, प्लास्टिसिटी, फ्रैक्चर टफनेस, शेयर स्ट्रेंथ, ये हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखिए मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की यूनिट 1 आप जस्ट टाइप करो ME 203 यूनिट U 1.3 एंड 1.3 पार्ट ए एंड पार्ट 2। तो इसमें आपको ये जो भी अपन डेफिनेशन ये जो देख रहे हैं इसमें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कॉस्ट ऑफ, इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, फटीग क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिव, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आएगी, फ्रैक्चर, तो ये सब चीज़ें अपन इसमें कवर कर चुके हैं। तो ये सारे वो फैक्टर हो गए जो किसी भी मटेरियल के सिलेक्शन में काम आते हैं। ये जनरली फुल क्वेश्चन तो अभी तक इतना आया नहीं है लेकिन हाफ क्वेश्चन जरूर आता है। फिर भी इसमें ये सारे अगर आप हेडिंग याद कर लें और इनसे रिलेटेड ये क्या ये इसका मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।